हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरवीर शर्मा, बायो फैकल्टी एट CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। जैसा आप जानते हो कि हमारी एक अच्छी नीट के लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हर लेसन के हम 20 अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसी सीरीज़ का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन। आप सब जानते हो कि जो इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेस है वो DNA है, तो DNA इज़ द मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इस क्वेश्चन में, इस लेसन में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो DNA बेस्ड होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, काफ़ी टिपिकल माना जाता है, बच्चे थोड़ा डरते हैं इससे। इसके क्वेश्चन भी काफ़ी टेढ़े मेढ़े होते हैं। हमने कोशिश की है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन जिनमें लॉजिक भी हो और जिनमें आपका एक इस कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाए वो हम सेलेक्ट किए हैं और वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या सेलेक्ट किया गया है। पहला क्वेश्चन है विच बॉन्ड और बॉन्ड्स प्रेजेंट इन DS-DNA। जो DS-DNA होता है उसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं। तो याद रखिए DS-DNA में 3 बॉन्ड्स होते हैं, 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। अब वो बॉन्ड कौन कौन से हैं, इसमें पहला ऑप्शन है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये DNA में होता है और दिस बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो बॉन्ड दिया गया है ये DNA में होता है, किसके बीच में भी आपको ध्यान रखना होगा। दिस बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, तो ये बॉन्ड होता है। दूसरा बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। दिस बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोबेस एंड शुगर, तो ये दूसरा बॉन्ड हो गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कौन सा किसके बीच में है। और थर्ड बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस, और यही वो बॉन्ड है जो DNA को डबल स्ट्रैंडेड बनाने में हेल्प करता है। 2 स्ट्रैंड को आपस जोड़ने का काम हाइड्रोजन बॉन्ड का है और इसलिए जो आंसर निकल के आ रहा है, तीनों बॉन्ड दिए हुए हैं और तीनों बॉन्ड के अकॉर्डिंग आंसर ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट इन DS-DNA। अगर वो कर दे सिंगल स्ट्रैंड DNA तो फिर ये वाला बॉन्ड नहीं होगा। SS-DNA में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। तो एक क्वेश्चन और बन रहा है, डबल स्ट्रैंड नेचर ऑफ DNA मेंटेन बाय विच बॉन्ड। तो आप जवाब होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन में आंसर निकल के आ गया। तीनों बॉन्ड की लोकेशन, तीनों बॉन्ड की जो किसके बीच में, आपको याद रखना है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडिंग DNA जेनेटिक मटेरियल वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको याद है हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में और इस एक्सपेरिमेंट में लिया था बैक्टीरिया, इकोलाई एंड बैक्टीरियोफेग। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है और DNA जेनेटिक मटेरियल है। हम यही पढ़ते हैं कि हर्शी एंड चेज ने प्रूव किया कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उन्होंने ये भी प्रूव किया था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब उनका जो एक्सपेरिमेंट था किस पर बेस्ड है, उनका ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ट्रांसडक्शन पर, और आंसर तो ये रहा ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन क्या है ये भी जान लें। जब एक बैक्टीरिया DNA दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेग वायरस ट्रांसफ़र करता है, द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट ट्रांसडक्शन बेस्ड है और ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेग एक बैक्टीरिया दूसरे में ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगातार दे रहा हूँ आपको, केवल आंसर बताने से बात नहीं बनती, उसके आसपास की बातें बताने से आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो ये कई तरह से फ़ायदेमंद है ये सीरीज़ हमारी कि आपको अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उनके एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी जा रही है और साथ में एक के साथ दो, कहते हैं ना एक पंथ दो काज, यहाँ तो एक पंथ कई काज हैं, कई सारी और इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको ताकि रिवीजन हो सके। अब थर्ड क्वेश्चन है लैक ऑपेरॉन हैज़। आपको याद है लैक ऑपेरॉन हमने पढ़ा है जीन एक्सप्रेशन की फॉर्म में, हाउ द जीन एक्सप्रेस इन द प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट जीन का एक्सप्रेशन ऑपेरॉन की फॉर्म में होता है और ऑपेरॉन जीन का ग्रुप है विच वर्क टुगेदर, ऑल द जीन्स विच वर्क टुगेदर फॉर ए कैरेक्टर और ट्रेट, दैट इज कॉल्ड ऑपेरॉन। ये यूकैरियोट्स में नहीं होता, ओनली इन प्रोकैरियोट्स में ये ऑपेरॉन सिस्टम होता है। और लैक ऑपेरॉन वो ऑपेरॉन है जो लैक्टोज कैटाबॉलिज्म के लिए दिया गया है और देने वाले
जैकब एंड मोनोड हैं, गिवन बाय जैकब एंड मोनोड, उन्होंने दिया था ये लैक ओपरॉन मॉडल, उनका दिया हुआ है। और इसको जान लें क्यों देने की जरूरत पड़ी। देखिए हमें समझते हैं कि हम ही समझदार हैं, एक बैक्टीरिया भी समझदार है। जैसे मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, सपोज आपको सिलेक्शन हो गया चंडीगढ़, आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया पीजीआई चंडीगढ़, और आप हॉस्टल के बजाय रह रहे हैं बाहर और आपने रूम लिया है गुरुद्वारे के पास। आप समझदार हैं, कहा कि गुरुद्वारे में लंगर भी चखूँगा, फ्री में खाना मिलेगा और थोड़ी सेवा भी कर लूँगा। तो आप फ्री में खाना खा रहे हो क्योंकि आपको लंगर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर गुरुद्वारा कमेटी कहे कि 10 दिन लंगर नहीं चलेगा तो क्या आप भूखे बैठे रहोगे? आप फिर पैसा खर्च करके खाना खाओगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट बैक्टीरिया अप्लाई करता है, ई कोलाई अप्लाई करता है। जब तक ग्लूकोज होता है वो लैक्टोज यूज नहीं करता, क्योंकि ग्लूकोज यूज़ करने के लिए उसे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करनी होती। लेकिन जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है फिर लैक्टोज यूज़ करता है, और लैक्टोज यूज़ करने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी होती है। इसलिए मुझे लगता है, या मेरा कहना है, कि जो डिसीजन होता है सेल का वो डीएनए लेवल पर होता है। हम कहते हैं ना ब्रेन डिसीजन लेता है, तो ब्रेन में भी सेल्स हैं, वो डीएनए है। तो जहाँ डीएनए है वहीं डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। और ई कोलाई अपने डीएनए के बेस पर डिसीजन ले रहा है कि जब तक ग्लूकोज है तब तक मैं लैक्टोज यूज नहीं करूँगा, लेकिन ग्लूकोज ख़त्म होने पर वो लैक्टोज यूज करता है। तो जब तक ग्लूकोज अवेलेबल है लैक ओपरॉन का स्विच ऑफ है, और स्विच ऑफ होना निगेटिव कंट्रोल है। तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में लैक ओपरॉन का स्विच ऑफ होता है, वो निगेटिव कंट्रोल है। और याद है कि निगेटिव कंट्रोल रिप्रेशर प्रोटीन करती है। लेकिन जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, लैक्टोज यूज किया जाता है, तो लैक ओपरॉन फंक्शनल हो जाता है, और फंक्शन करने वाला खुद लैक्टोज है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कंट्रोल। तो यानी ग्लूकोज की प्रेजेंस में लैक ओपरॉन का निगेटिव कंट्रोल है और एब्सेंस में पॉजिटिव कंट्रोल है, और ये करने वाले एक रिप्रेशर प्रोटीन और दूसरा लैक्टोज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके दोनों कंट्रोल हैं। तो लैक ओपरॉन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंट्रोल होते हैं, और इंड्यूसर या पॉजिटिव कंट्रोल करने वाला मॉलिक्यूल खुद लैक्टोज है। तो यहाँ पर आंसर है कि लैक ओपरॉन का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंट्रोल होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सिलेक्ट किया गया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये तो मैचिंग का है, और मैं बार बार कहता हूँ मैचिंग क्वेश्चन मल्टीपल आंसर आपको मिलते हैं, एक ही क्वेश्चन से कई सारे जवाब मिल जाते हैं। तो इस मैचिंग में क्या करना है, एक तरफ साइंटिस्ट नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका जो उन्होंने किया है, उनका जो काम है वो दिया गया है। तो हमें देखना है किसने क्या काम किया। ग्रिफिथ ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ का मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन पी में है। अब देखो कि ए का पी दो में आ रहा है, ए का पी, अभी हम बी और सी में इसको आंसर होगा, पर अभी हम आगे बढ़ें तब हमें कंसर्न होगा, क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद है दूसरा मैसल-स्टाहल। देखिए मैसल-स्टाहल ने डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है, उसको प्रूव किया था, और ये रहा मैसल-स्टाहल। तो यानी हमारा क्या हुआ, ए का पी हुआ और बी का एन हुआ। तो ए का पी और बी का एन इस ऑप्शन में आ रहा है। ज़रा आगे भी क्लियर कर लें। जो हर्शी एंड चेज हैं उन्होंने प्रूव किया था कि प्रोटीन नॉट द जेनेटिक मटेरियल। देखो जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले वो यहाँ पे दे दिया उन्होंने, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है ना। हम ये सोचते हैं कि उन्होंने गलत क्वेश्चन दे रखा, गलत नहीं दिया, उन्होंने प्रूव किया था S35 यूज़ करके। उसके बाद जो अलग जैफरी हैं, ही गिवन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, तो उनका ये रहा। वाटसन क्रिक ने दिया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ये रहा डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। और नीरेनबर्ग इज नोन फॉर जेनेटिक कोड। तो ये सारे मैचिंग परफेक्ट आ रहा है सी में। तो देखो एक साथ आपको 5 साइंटिस्ट के काम का पता चल गया, इसलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है।
तो आप लगातार क्वेश्चन को देखते रहें, इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें, अपने कमेंट्स में लिखते रहें, अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हो। यानी हम कहते हैं हम तो 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, मान लें कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए, तो हम उस नेक्स्ट लेक्चर में आपके नाम के साथ उसे इंक्लूड करेंगे। चलिए, तो अब देखिए, ये है 5th क्वेश्चन। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल येट वी ट्रांसफर ह्यूमन जीन इन बैक्टीरिया इट डज नॉट एक्सप्रेस। बिल्कुल सही, हम बोलते हैं जेनेटिक कोड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, सारे ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक लैंग्वेज सेम है, लेकिन अगर हम अपनी जीन डायरेक्टली बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोकैरियोट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो एक्सप्रेस नहीं करती। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारी जीन में इंट्रॉन्स प्लस एक्सोन दोनों होते हैं। यूकेरियोटिक जीन हैज़ बोथ इंट्रॉन्स एंड एक्सोन्स। इंट्रॉन नॉन कोडिंग पार्ट है, इस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, नॉन कोडिंग पार्ट, बेकार का पार्ट है, नॉन कोडिंग। और एक्सोन कोडिंग पार्ट है, ठीक है। तो एक नॉन कोडिंग को इंट्रॉन बोलते हैं, कोडिंग को एक्सोन बोलते हैं। तो मेन पार्ट जीन का ये हुआ। हमारे जीन में दोनों हैं, लेकिन जब फंक्शनल एमआरएनए बनता है तो आरएनए प्रोसेसिंग करके इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। तो हमारी जीन में, हमारी सेल में जो इंट्रॉन हैं, हमारी सेल प्रोसेसिंग करके हटा देती है और फिर बचते हैं केवल एक्सोन, और अब वो जीन काम कर जाती है। अगर हम अपने जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं तो बैक्टीरिया कहता है कि भैया मेरी जीन में सारे एक्सोन हैं, आई डोंट नो हाउ टू रिमूव द इंट्रॉन्स, मुझे इंट्रॉन हटा नहीं आते, और जब इंट्रॉन नहीं हटने के तब तक वो जीन काम नहीं करेगी। तो हमारी जीन इसलिए बैक्टीरिया में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करती क्योंकि उसमें इंट्रॉन है और बैक्टीरिया इज़ इनकेपेबल टू रिमूव द इंट्रॉन्स, उसके पास इंट्रॉन रिमूवल सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो आप इसका देखते हैं आंसर क्या है। बैक्टीरिया कैन नॉट रीड कोडोन, गलत है, ये तो नहीं है। ह्यूमन जीन्स आर लॉन्गर, ये भी नहीं है। ह्यूमन जीन हैज़ इंट्रॉन्स, ये वाला पार्ट है, इंट्रॉन हैं। बैक्टीरिया की जीन टोटली एक्सोनिक है, उसमें केवल एक्सोन है, इंट्रॉन नहीं है, तो जरूरत नहीं पड़ती हटाने की, है ना। तो इसलिए आंसर हुआ, इसलिए एक्सप्रेस नहीं करती कि इंट्रॉन्स होते हैं। अब क्या हम अपनी जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर ही सकते? कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें cDNA बनाना होगा। क्या करना होगा? cDNA, कॉपी DNA बनाना होगा। जो हमारा फंक्शनल mRNA है, हम उससे DNA बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं cDNA, और जो प्रोसेस है नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम अपनी जीन को cDNA बना के ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एक्सप्रेस करेगी, पर डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्सप्रेस नहीं करेंगी। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट निकल के आया कि cDNA हैज़ नो इंट्रॉन्स, ठीक है। तो इंट्रॉन नहीं होंगे, अब वो बैक्टीरिया में एक्सप्रेस कर जाएगी। जो भी अपने जीन ट्रांसफ़र की है बैक्टीरिया में, वो cDNA की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इफ़ देयर आर 3 नाइट्रोबेस देन हाउ मेनी ट्रिपलेट कोडोन वर प्रेजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी 4 नाइट्रोबेस हैं, है ना, जो हम पढ़ते हैं 4 नाइट्रोबेस पढ़ते हैं डीएनए में, ATGC, ये डीएनए की बात कर रहा हूँ मैं, आरएनए की बात नहीं कर रहा। फिर 5 हो जाते हैं, आरएनए ऐड करने यूरेसिल भी आ जाएगा। तो डीएनए में 4 नाइट्रोबेस हैं और इन 4 नाइट्रोबेस से 64 ट्रिपलेट कोडोन बनते हैं। 64, फॉर्मूला क्या है? नाइट्रोबेस कितने हैं? 4, और ट्रिपलेट बनाने हैं तो 4 की पावर 3 करके 64 आता है। अब वो कह रहा है नाइट्रोबेस 3 कर दो, तो फिर कितने ट्रिपलेट कोडोन बनेंगे? तो हमने 4 लिया, हम पर 3 कर देंगे, 3 की पावर 3, तो 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 4 नाइट्रोबेस के बजाय डीएनए में 3 नाइट्रोबेस होते तो फिर 27 ट्रिपलेट कोडोन बन जाते। और फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोबेस अपॉन 3 ट्रिपलेट कोडोन, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 27। एक अच्छा जवाब, अच्छा क्वेश्चन। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सिलेक्ट किया गया है। एंटी कोडोन ऑफ फर्स्ट टीआरएनए। देखिए जो टीआरएनए है
ये रीड करता है कोडोन ऑफ mRNA और फिर उस कोडोन के अकॉर्डिंग लेकर आता है एमिनो एसिड। तो ये ट्रांसफ़र करेगा एमिनो एसिड, और कौन सा एमिनो एसिड ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए से जो mRNA है उसका कोडोन रीड करना होगा। तो जो mRNA को कोडोन है और जो tRNA का एंटीकोडोन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं वो? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है और जी का सी है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो अब जो पहला mRNA है, जो mRNA पहला कोडोन है, फर्स्ट कोडोन जो है वो AUG होता है, AUG, ये पहला कोडोन है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन tRNA में होगा। ये tRNA अगर है तो यहाँ क्या होगा, ए की जगह टी, आरएनए यू होगा, यू की जगह ए और जी का सी। तो पहला जो tRNA है उसका एंटीकोडोन UAC होगा। क्या होगा? UAC, क्योंकि AUGC। तो कॉम्प्लीमेंट्री, एक क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, कहता हूँ अगर GGC है कोडोन mRNA का, तो एंटीकोडोन क्या हो जाएगा? CCG हो जाएगा, क्योंकि G के साथ C कॉम्प्लीमेंट करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कोडोन और एंटीकोडोन की सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखना बताते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको देते हैं, रिवीजन कराते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग का है। एक तरफ नेम ऑफ एंजाइम है और कॉलम बी में उनके फंक्शन हैं। अब पहला एंजाइम हेलिकेज है। देखिए, हेलिकेज ऑल्सो कॉल्ड अनवाइंडेज, इसको हम अनवाइंडेज बोलते हैं। और अनवाइंडेज इसलिए बोलते हैं कि जब DNA रेप्लिकेशन होता है, ये एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके DNA को अनवाइंड कर देता है, उसको DS से SS DNA में, सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर देता है। तो हेलिकेज क्या करता है? अनवाइंड करता है। और अनवाइंड इसने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, यानी A का O है। और देखो कितना अच्छा है कि A का O एक ही ऑप्शन में है, पर फिर भी हमें सारे पढ़ने चाहिए। ये तो सही है कि आंसर हमारा आ गया, पर हम और भी जान लें, जो पेप्टाइड ट्रांसफेरेज है, ये जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, दो mRNA के बीच में बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका हो गया पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड्स। और DNA पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो DNA सिंथेसिस करता है, DNA का नया स्ट्रैंड बनाता है, नया DNA बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ DNA, ये रहा सिंथेसिस ऑफ DNA। DNA लाइगेज, जो लाइगेज है चिपक है, धप्पा कराने वाला एंजाइम है, ये दो DNA को जोड़ने काम करता है, इसलिए बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, गोंद। ठीक है, इसको गोंद बोलते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। जॉइंस टू DNA फ्रेगमेंट्स, ये दो DNA फ्रेगमेंट जोड़ता है। ठीक है, एमिनो एसिड सिंथेटेज, जो एमिनो सिंथेटेज है ये एक्टिवेशन करता है एमिनो एसिड्स का। जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एमिनो एसिड्स, वो बिना चार्जिंग के, बिना एक्टिवेशन के बाइंड नहीं हो सकते tRNA के साथ। पहले चार्ज करना, तैयार करना पड़ता है, नहलाना धोलाना पड़ता है, तब जाके वो बाइंड होते हैं। तो यहाँ पर हुआ एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब जो RNA प्राइमेज है, RNA प्राइमेज क्या काम करता है? ये सिंथेसिस प्राइमर करता है। प्राइमर इसका तो यही साथ में दिया हुआ है, F का R, ये प्राइमर बनाता है। और प्राइमर शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ RNA हैं और दे आर यूज्ड इन रेप्लिकेशन, क्योंकि DNA पॉलीमरेज प्राइमर को यूज़ करके ही DNA को इलोंगेशन करता है। तो सारे आपको ऑप्शन पर चल गए, 5 एंजाइम के फंक्शन पर चल गए और आंसर आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ह्यूमन जीन, जो ह्यूमन की जीन है उसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है ह्यूमन जीन स्प्लिट जीन होती है, बिल्कुल सही है। स्प्लिट जीन सारे यूकैरियोट्स में होती है, और स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों प्रेजेंट हैं। अभी आपने पढ़ा इंट्रॉन और एक्सॉन, तो दोनों प्रेजेंट है, इसलिए बोलते हैं स्प्लिट जीन। तो हमारी जीन है, बिल्कुल हम कह सकते हैं वी हैव स्प्लिट जीन। उसके बाद जंपिंग जीन, यस हमारी जीन जंपिंग जीन है। जंपिंग, अब लग रहा है कि कूदने फादने वाली बदतमीज जीन होगी। यहाँ पर जंपिंग जीन का मतलब है कि ऐसी जीन
जिनका कोई सेगमेंट, जिनका कोई पार्ट अपनी पोजीशन बदल सकता है, अपनी जगह शिफ्ट कर सकता है, उसे जंपिंग जीन बोलते हैं। और जीन का वो सेगमेंट जो पोजीशन बदल रहा है, दैट वी कॉल ट्रांसपोजन, उसे हम ट्रांसपोजन बोलते हैं, ट्रांसपोजन बोलते हैं। तो जंपिंग जीन में ट्रांसपोजन होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जंपिंग जीन वाज डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैकक्लिंटॉक इन 9th क्रोमोसोम ऑफ मेज। तो उसमें डिस्कवर हुआ था, लेकिन जनरली प्रोकैरियोट में जंपिंग जीन नहीं होती। उसके बाद तो ये भी आंसर है, ये भी है। और कह रहा है कि ह्यूमन जीन पॉलीसिस्टोनिक होती है, ये गलत जवाब है। ह्यूमन जीन या यूकेरियोटिक जीन आर मोनोसिस्ट्रोनिक, वो मोनोसिस्ट्रोनिक हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एमआरएनए बनेगा जीन से, दैट इज कोडेड ओनली फॉर वन प्रोटीन। और प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक होता है व्हेन सिंगल एमआरएनए इज कोडेड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक। तो आपको याद रखना है कि हमारी जीन मोनोसिस्टोनिक है और बैक्टीरियल जीन, प्रोकैरियोटिक जीन पॉलीसिस्टोनिक है। तो ये हमारी जीन का करैक्टर नहीं है। हाँ, डी ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस जीन है, ये भी हमारा है। जो स्प्लिट जीन है उसी को हम डिसकंटिन्यूअस जीन बोलते हैं, स्प्लिट जीन ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूअस जीन। तो यहाँ पर आंसर सी निकल के आया, पॉलीसिस्टोनिक जीन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन जीन और यूकेरियोटिक जीन। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ देयर आर 999 बेस इन एन आरएनए, अगर एक आरएनए में 999 बेसिस हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें से जो 901 बेस है वो डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया, अपनी पोजीशन हट गया, वो है ही नहीं, रहा ही नहीं वहाँ पे। तो कहता है तो लेंथ ऑफ आरएनए बिकम्स 998, यानी बिल्कुल सही है कि जो 999 थे वो 998 हो गए, यानी एक बेस कम हो गया। तो कह रहा है कि 901 बेस के डिलीट होने से कितने ट्रिपलेट कोडॉन अफेक्ट होंगे, कितने ट्रिपलेट अफेक्ट होंगे। तो 900 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 900 तक सेफ हैं। अब उसके बाद कितने बचे, 99 को बेस बचे। तो 900 बेस तक कोई चेंज नहीं हुआ, दे आर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और 901 पर जाकर चेंज हुआ है, उसके बाद के सभी अफेक्ट हो जाएंगे और वो नंबर 99 है। तो 99 जो बेस हैं दे विल फॉर्म 33 ट्रिपलेट कोडॉन। तो जो 99 बेस अफेक्ट हुए हैं उनसे बनेंगे 33 ट्रिपलेट कोडॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि 33 ट्रिपलेट कोडॉन विल अफेक्ट, उस पर फ़र्क पड़ेगा और वो आंसर ये रहा। तो आपको कैसे निकाला ये, उसने 901 को डिलीट बताया है, तो वहाँ से लास्ट तक अफेक्ट होगा और वो नंबर 99 है। और 99 कोडॉन, 99 नाइट्रो बेस विल फॉर्म 33 ट्रिपलेट कोडॉन। तो यहाँ पर आंसर 33 है। तो इस तरह के वो क्वेश्चन देगा, वो एक डीएनए सीक्वेंस देगा, उसने पूछा यहाँ चेंज हुआ है तो उसके बाद के अफेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये डीएनए, ये भी क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहा है जिसमें चारगाफ रूल अप्लाई होता है। और मैं थोड़ा बताऊँ, चारगाफ ने क्या कहा था कि डीएनए में प्यूरीन प्लस पिरिमिडीन का नंबर बराबर होता है पिरिमिडीन। ये कहना चारगाफ हैं और इसने कहा था, उन्होंने रेशो 1:1 होगा, जितने पिरिमिडीन होंगे उतने पिरिमिडीन होंगे। उन्होंने फिर ये भी कहा कि A के बराबर T होता है और G के बराबर C होता है, जितने A होंगे उतने T होंगे, जितने C होंगे उतने ही G होंगे। उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीएनए में 17% बेस वर शोन साइटोसिन। यहाँ देखो C जो है, C 17% है किसी डीएनए में, तो C का कॉम्प्लीमेंट्री G है, तो G भी कितना हो जाएगा 17%, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री है कंडीशन है, सॉरी इसको हम दोबारा कर रहे हैं, जो A = T है और G = C है, ठीक है। तो
ए और टी बराबर, सी और जी बराबर हो गए और सी प्लस जी इज इक्वल टू हो गया 34%, दोनों मिलकर 34% हो गए। अब बाकी बचा ए प्लस टी और वो बचा 100 माइनस 34 इज इक्वल टू 66%, यानी 34% तो सी और जी हैं और 66% ए प्लस टी हैं। और हमने अभी जाना कि ए और टी बराबर होता है तो 33% टी हो जाएगा और 33% ए हो जाएगा, तो ए और टी दोनों 33% होंगे। तो उस डीएनए में देखो क्या आंसर है, जी 17% है हो गया, ए 33% है, टी 30% है और सी उसने दिया हुआ है, सी दे रखा है 17%, तो आंसर आ गया हमारा डी आंसर है। तो यानी आपको याद रखना है कि ए और टी बराबर होते हैं, जी और सी बराबर होते हैं। अगर एक का भी दे देगा वो तो बाकी तीनों का आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैन बी सीन इन। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसे हम किस में देख सकते हैं, तो जानिए देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन में बनता है डीएनए से आरएनए, ये तो ट्रांसक्रिप्शन है, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। और इसको उल्टा कर दो, बनाओ डीएनए फ्रॉम आरएनए, तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए बनेगा आरएनए से। और ऐसे वायरस हैं जो ये प्रोसेस नेचुरली करते हैं, दे आर कॉल्ड रिट्रोवायरस। तो बिल्कुल सिंपल जवाब है, इफ ए वायरस हैज आरएनए एंड जेनेटिक मटेरियल बट बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इट कन्वर्ट इट इनटू डीएनए इज कॉल्ड रिट्रोवायरस। और इसका एग्जाम्पल एचआईवी है। क्या है? एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स वायरस है वो रिट्रोवायरस है। इसका मतलब क्या है कि एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, देन हमारी होस्ट सेल में जाने के बाद, हमारी सेल में जाने के बाद वो उससे पहले डीएनए में कन्वर्ट करेगा और फिर इन्फेक्शन करेगा। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आ गए कि रिट्रोवायरस उन्हें बोलते हैं जो अपने आरएनए से डीएनए बनाने के लिए कैपेबल हैं। तो इसका आंसर रिट्रोवायरस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट एसोसिएटेड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जिसे मेगा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, और इसका मकसद था टू फाइंड आउट डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन जीनोम। और जीनोम मतलब होता है ऑल जीन्स ऑफ हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपके हैप्लोइड सेट को क्रोम कितनी जीन है उसको आपका जीनोम कहा जाता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हर डिप्लॉयड सेल में 2 जीनोम हैं और उनमें से एक जीनोम मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो हैप्लॉइड सेल है सिंगल जीनोम एंड डिप्लॉयड सेल है 2 जीनोम। तो अभी देखते पहला है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा फैक्ट अप्लाई नहीं होता ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। तो पहला ऑप्शन है ईएसटी। ईएसटीज बिल्कुल होता है, इसका नाम है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, सीक्वेंस टैग्स। एक्चुअली जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है दैट इज बेस्ड ऑन 2 कोर प्रिंसिपल, एक ईएसटीज है और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन है, सीक्वेंस एनोटेशन। तो ईएसटीज हमारे डीएनए का वो पार्ट है विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, एमआरएनए बनाकर प्रोटीन बनवाता है। सीक्वेंस एनोटेशन वो टेक्निक है, वो प्रोसेस है जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस को कंपाइल किया जाता है। ये भी हमारे में अप्लाई हुआ था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो 2 मेन वेक्टर यूज हुए थे वो यैक और बैक हैं। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, बी बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, तो ये भी यूज हुआ था। अब 4th डी ऑप्शन है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का आपको मतलब नहीं था। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वो टेक्निक है
जिसमें कल्चर से प्रोडक्ट को आइसोलेट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है और उसका टेस्टिंग किया जाता है, तो ये उसका पर्पज़ नहीं था। तो वो कह रहा है कि क्या कंसर्न नहीं है, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग नॉट कंसर्न टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आंसर डी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस द कंपाउंड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट्स आर। इसमें कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं और उनको अरेंज करना है लोअर मॉलिक्यूलर वेट टू हायर मॉलिक्यूलर वेट। तो 4 ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर डीएनए दिया है, फिर आरएनए दिया है, तो डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट आरएनए ज़्यादा होता है तो गलत हो गया। आरएनए पहले तो हम सोचते डीएनए पहले दिया वो गलत हो गया। यहाँ भी डीएनए पहले आरएनए बाद में है, हमें पहले लाना लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सी ऑप्शन में पहले एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यस अभी ठीक है, उससे बाद एडीपी, इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला है, फिर एटीपी उससे ज़्यादा वाला है, उससे ज़्यादा वाला आरएनए है, सब ज़्यादा वाला डीएनए है। बिल्कुल आंसर आ गया आपका सी। तो एएमपी सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला है, उसके बाद एडीपी है, उससे बढ़ता हुआ एटीपी है, उससे बड़ा आरएनए है और सबसे बड़ा डीएनए। तो यहाँ पर आंसर सी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और वो उल्टा भी करते, डिसेंडिंग करोगे तो डीएनए से यहाँ से उल्टा कर दो, यहाँ से लो के चलोगे वापस, तो कैसे भी कर लो। जब आप कॉन्सेप्ट पता होता है तो फिर दिक्कत नहीं आती। लोग ये समझते हैं कि रटने से बात बनती है, रटने से बात नहीं बनती, समझने से बात बनती है, उससे ही कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। रटने से सीधा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जहाँ उसको कुछ तोड़ा मरोड़ा जाएगा वो नहीं होगा। अब 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एंजाइम और एंजाइम्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन ए सेल विच देयर इज ए म्यूटेशन इन LAC-Y जीन। यानी ये क्वेश्चन भी लैक ऑपरॉन से कंसर्न है। और हमें पता है कि लैक ऑपरॉन में तीन जीन है, तीन जीन स्ट्रक्चरल जीन हैं। स्ट्रक्चरल जीन 3 हैं जो डिफरेंट एंजाइम बनाती हैं। एक सिस्ट्रॉन Z है, सिस्ट्रॉन Y है और सिस्ट्रॉन A है। These 3 genes are present in lacoperon which produce 3 different enzymes. अब जो इससे बनेगा उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सिस्ट्रॉन Z फॉर्म या प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सिस्ट्रॉन Y प्रोड्यूस करेगी परमिएज एंजाइम। और सिस्ट्रॉन A ट्रांस एसिटिलेज। तो ये 3 एंजाइम हैं जो 3 जीन से बनते हैं और ये तीनों जीन लैकोपेरोन की हैं। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो Y है, Y जीन है, यहाँ पर आकर म्यूटेशन हो गई। और याद रखें म्यूटेशन होने का ये कि अब आगे तो मामला गड़बड़ हो गया, काम खराब हो गया, तो उससे आगे अब प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पर हुआ है तो ये एंजाइम तो बन जाएगा और ये आगे दोनों एंजाइम नहीं बनेंगे। अब वो कह रहा कौन सा बनेगा, तो बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और कौन से नहीं बनेंगे, परमिएज एंड ट्रांस एस्टिलेज। अगर वो कहता है सिस्टोन Z में ही म्यूटेशन हो गई तो तीनों में से कोई नहीं बनता। वो कहता सिस्टोन A में म्यूटेशन हो गई तो फिर दोनों बन जाती, ये नहीं बनता। तो आपको देखना जिस दिन म्यूटेशन हो जाएगी उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है विच एंजाइम विल बनेगा, तो वो एक ही बनेगा और वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यूटीआर प्रेजेंट, यूटीआर मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। आरएनए में कुछ ऐसा सेगमेंट होता है जिस पर कोडोन नहीं होते, दैट डज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन। वो प्रोटीन बनाने में यूज नहीं होता, उन्हें यूटीआर बोलते हैं। और जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, ठीक है, ये इसका 5 प्राइम एंड है, इसका 3 प्राइम एंड है। दोनों एंड पर यूटीआर प्रेजेंट होते हैं। और याद रखिए एयूजी इनिशिएटर कोडोन है
और यहाँ पर UAA या दूसरा स्टॉप कोडॉन होगा तो यहाँ पर इससे पहले प्रेजेंट होगा, यानी 5 प्राइम एंड पर तो UTR प्रेजेंट होता है बिफोर इनिशिएटर कोडॉन और 3 प्राइम एंड पर वो प्रेजेंट होगा आफ्टर इनिशिएटर कोडॉन। तो देखो कौन सा ऑप्शन बनता है, आफ्टर इनिशिएटर कोडॉन गलत है, बिफोर इनिशिएटर कोडॉन आधा सही है, आफ्टर स्टॉप कोडॉन आधा सही है, लेकिन डी में उसने कहा है बिफोर इनिशिएटर कोडॉन जो लिखा है यहाँ पर, और आफ्टर स्टॉप कोडॉन, दैट इज द परफेक्ट आंसर। बिल्कुल सीधा आंसर है डी। तो UTR क्लियर हो गया कि DNA RNA के वो पार्ट जो विदाउट कोडिंग सीक्वेंस होता है ना। तो वो ये 2 हो गए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए DNA हैविंग 200 बेस पेयर इज, यानी उसने हमें DNA में बेस पेयर का नंबर दिया है और लेंथ पूछ रहा है। तो याद रखिए सिंपल क्या है, लेंथ कैसे निकाल, लेंथ ऑफ DNA इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस, चाहे पेयर मोड चाहे अनपेयर हो, लेंथ में अंतर नहीं पड़ेगा, इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। जितने बेस दिए हुए हैं उसको आप 3.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ ऑफ DNA आ जाएगा। चूंकि एक बेस का जो स्पेस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, एक बेस जो लेंथ है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो 200 कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम, 680 एंगस्ट्रॉम। क्या होगा, 680 एंगस्ट्रॉम से लेंथ हो जाएगी। और ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला पे चल गया कि लेंथ निकालने के लिए नाइट्रो बेस का नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है 3.4 से। तो आगे कोई क्वेश्चन है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस फॉर्मूला याद रखिए। और अब 18th क्वेश्चन है, सेलेक्ट सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, हम सब जानते हैं। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर वाला होता है, यानी 3 नाइट्रो बेस मिलके कोडोन बनता है। अब उसमें क्या क्या फीचर उसके हैं। जेनेटिक कोड डी जनरेटिव है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो डी जनरेटिव है इसका मतलब होता है कि फॉर वन एमिनो एसिड देयर मे बी मोर देन 1 कोडोन। इसलिए पॉसिबल है कि जो एमिनो एसिड में 20 हैं और उनको रेगुलेट करने वाले जो ट्रिपलेट कोडोन हैं वो 64 हैं, यानी फॉर वन एमिनो एसिड देयर मे बी मोर देन 1 ट्रिपलेट कोडोन एंड दैट प्रॉपर्टी कार्ड डी जनरेटिव। तो ये सही हो गया। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी नॉन एम्बिगुअस, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है कि एवरी कोडोन इज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड, तो ये भी प्रॉपर्टी है। ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है कुछ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन में तो यूनिवर्सल करके आया हुआ है, लेकिन इसके कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन है बैक्टीरिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पर फिर भी हम यूनिवर्सल बोर्ड बोलते हैं। तो जो तीनों प्रॉपर्टी दी गई हैं वो तीनों प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड में हैं, इसलिए आंसर डी हुआ ऑल ऑफ दीज। कुछ और प्रॉपर्टी उनको पढ़ लीजिए, फिर जेनेटिक कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं 19th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो HGP चला था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इस पर ध्यान देना। इनकरेक्ट पे यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर वो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो जनरली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट देगा और आपके दिमाग में रहे तो ठीक है, आप पेल दोगे उसे, और बाद में पछताओगे, आ ऊ पू पा करोगे, अरे क्या हो गया, मैंने तो पढ़ा ही ना, मैंने तो इनकरेक्ट देखा ही नहीं, मैंने तो ये कर दिया। तो जो इस तरह के हैं उनको आप थोड़ा पहले ही गोला बना लें ताकि ध्यान रहे कि इनकरेक्ट देखना है या करेक्ट देखना है। तो मैं इनकरेक्ट ढूंढूंगा। स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 1990, ये सही है। अमेरिकन गवर्नमेंट स्टार्टेड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑन 1 अक्टूबर 1990 और 6 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोजेक्ट। वो थे USA, UK, फ्रांस, चाइना, जर्मनी एंड जापान। इंडिया वाज नॉट द पार्टी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। अब उसके बाद क्या है, लास्ट सीक्वेंस्ड क्रोमोसोम इज X। यहाँ धोखा कर रहा है, जो लास्ट क्रोमोसोम था वो क्रोमोसोम फर्स्ट है ना कि S है, X नहीं है, क्रोमोसोम फर्स्ट है।
और जो क्रोमोसोम फर्स्ट है उसकी सीक्वेंस फाइंड हुई थी मई 2006 में। तो लास्ट सीक्वेंस क्रोमोसोम हमारा क्रोमोसोम फर्स्ट है, जो सोमेटिक क्रोमोसोम है, मेल फीमेल में सेम होता है, ऑटोसोम में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम नहीं था, तो जवाब तो आ गया। तो लेकिन फिर भी 99.9% डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमन सिमिलर बिल्कुल सही है। हम सब जो दुनिया में लोग हैं उनमें 0.1% का ही वेरिएशन है। जो आप और हम सब की अपनी अपनी पहचान है, फेस एंड फिगर अलग हैं, सबकी बहुत सारी प्रॉपर्टी अलग हैं, वो केवल मात्र 0.1% डीएनए की डिफरेंस की वजह से हैं। और ESTs आर एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ जीनोम, अभी पहले हमने बात की थी। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स हमारे डीएनए के वो पार्ट हैं जो mRNA बनाकर प्रोटीन बनवाते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो आपको पता चल गया था कि ये वाला भी आंसर गलत है, लेकिन 3 ऑप्शन और हमें क्लियर हो गए। और देखिए धीरे धीरे बढ़ते हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। यहाँ पर एक तरफ दिए नाम दिए साइंटिस्ट के और दूसरी तरफ दिए ईयर कि उनका जो वर्क है, उनका जो कोई एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने किस ईयर में किया है। तो पहला ग्रिफिथ है, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इन 1928। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कब का है? 1928 का है, और नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। हर्श एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था ये बताने डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है 1952 में, तो इनका हो गया 1952। वाटसन क्रिक ने दिया था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए 1953, और फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर्ड द डीएनए और नाम दिया न्यूक्लिन 1869 में। तो ये मैचिंग निकल के आ रहा है। तो यानी फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का डी है, और यहाँ तो 3 में डी दे रखा है इसने, तो फर्स्ट का डी हुआ और सेकंड का ए हुआ। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए। अब यहाँ भी 2 में है ये, लेकिन हम सी और डी में देखेंगे अब। और थर्ड का है बी, तो ये आंसर निकल गया। थर्ड का बी ये हो गया, तो और फोर्थ का सी हो रहा है, ये हो गया। तो हमारा आंसर सी है। तो ये इसलिए दिया गया है क्वेश्चन क्योंकि ईयर्स भी आपको लर्न करने, जो एनसीईआरटी में ईयर दिए हुए हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और आजकल वो क्वेश्चन वहाँ ढूंढता है जहाँ हम छोड़ देते हैं। तो कोई पार्ट ना छोड़ें, एनसीईआरटी को परफेक्टली समझें। रटना नहीं है, कोई कहता रट लो, थोक लो, पी लो, घोट लो, ये सब थोड़ा सा एक अलग आस्पेक्ट है, लेकिन जो परफेक्ट आस्पेक्ट समझना है उसके कॉन्सेप्ट समझिए, उसके डेटा को याद कीजिए। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको लिए बेनिफिशियल होंगे, ज़रूर आप इनका फ़ायदा उठाएंगे। और लास्ट में हम आपसे ये कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट लिखेंगे। जो आपका भी अप्रोच बन रही है तो हमें और से मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके फिर मिलेंगे। तो हर वीक हमारा लगभग एक लेक्चर आ रहा है, तो आप उसे देखते रहें। कोई कमेंट करना है तो कमेंट ज़रूर करते हैं, और आप जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। थैंक्स फॉर टुडे फॉर सीइंग दिस वीडियो।